प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.3, जिसमें दिया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न अर्थात इस प्रमेय को करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, आपने इसके पहले बहुत सारी वीडियोज को देखी होगी इस प्रमेय से संबंधित। आपको समझ में आया या नहीं आया वो आप जानते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको 100% ये प्रमेय आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, प्रमेय 6.3 को हम संक्षिप्त रूप में ट्रिपल ए के नाम से जानते हैं और ट्रिपल ए का फुल फॉर्म क्या होता है? एंगल 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 समरूपता। कहने का मतलब कोण 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 समरूपता। तो ये जो प्रमेय हमसे कह रही है कि यदि दो त्रिभुजों में, यहां पर देखिए कामा लगा हुआ है, तो दो त्रिभुजों में का मतलब यहां पर हमने दो त्रिभुज को ऑलरेडी बना रखा है। इसमें नामकरण हम ए बी सी और पी क्यू आर अपने हिसाब से किए हैं। आप अपने हिसाब से इसका नामकरण कुछ भी कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो ये दोनों त्रिभुज आपको समझ में आ गए। इसके बाद देखिए कामा की बात क्या कर रहा है कि संगत कोण बराबर हो, फिर से कामा लगा है। तो यहां से लेकर यहां तक आप ध्यान से देखिए कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो संगत कोण से आप क्या समझते हैं? संगत कोण का मतलब ये जो कोण ए है कोण पी के बराबर है, जो कोण बी है कोण क्यू के बराबर है, कोण सी है कोण आर के बराबर है, ऐसा हमारी प्रमेय ही कह रही है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए इसके बाद, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजा से आप क्या समझते हैं? अर्थात ये जो ए बी भुजा है इसके संगत ये पी क्यू भुजा है, इनका अनुपात इस भुजा देखिए बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा और इसका अनुपात ए सी बटे पी आर। तो कहने का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये हमें पहला सिद्ध करना है। और दूसरी बात क्या सिद्ध करनी है? कह रहा है कि और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात ये जो ए बी सी है पी क्यू आर के समरूप होगा। तो अब आइए हम अपने हल की शुरुआत करते हैं कि हल में सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे दिया है। तो यहां पर देखिए हमने दिया है, पहली हेडिंग डाल लिया है। इसमें लिखेंगे क्या? यहां से लेकर यहां तक देखिए हमको दिया है, ये जो तो के बाद वाली बात है ये तो सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से कि यदि दो त्रिभुजों में, तो कहने का मतलब हम दिया है वाली हेडिंग में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या दिया है कि उनके संगत कोण बराबर हो। अर्थात कहने का मतलब कि कोण ए बराबर दिया गया है कोण पी, आप फिगर में ध्यान से देख सकते हैं और यहां पर भी ध्यान से देख सकते हैं। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ध्यान से देखते रहिएगा। और दूसरी बात दी गई है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, और इस बात को हम समीकरण 2 मान लेंगे। और तीसरी बात है कि कोण सी बराबर कोण आर, और इस बात को हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं दूसरी जो हेडिंग होती है उसे हम कहते हैं सिद्ध करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक तो हमने दिया है वाली हेडिंग में लिख लिया। इसके बाद जो तो लगा है, कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है। यहां से लेकर आखिरी तक दो कथन हमें सिद्ध करने हैं, वो हम सिद्ध करना है वाली हेडिंग में लिखेंगे। तो कहने का मतलब ए बी बटे पी क्यू, ध्यान से देखते रहिएगा, ये भुजा इसके संगत है तो ए बी बटे पी क्यू हम लिखेंगे, यह बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के। लिखेंगे बराबर बी सी बटे क्यू आर, और यही बराबर होगा ए सी बटे पी आर। ध्यान से फिगर में देखिए, ए सी और बटे पी आर। इस बात को हमें सिद्ध करना है और साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है ये जो त्रिभुज ए बी सी है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहां पर ये जो संकेत आप देख रहे हैं इसे समरूपता का संकेत कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग होती है रचना। तो यहां पर हम लिख देंगे रचना। तो देखिए इस दिए गए चित्र में हमें कुछ रचना करनी है और रचना आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान रचना है। देखिए ए से लेकर बी के बीच की जितनी दूरी है, जितनी डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस का हम P को केंद्र मानकर यहां पर एक बिंदु लगा लेते हैं और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं D। ध्यान से देखते रहिए,
यहां पर एक बिंदु हमने ले लिया, कितनी दूरी का, ए से लेकर बी तक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही पी से लेकर डी तक है, ऐसा हमने मान लिया। और ए से लेकर सी तक जितनी डिस्टेंस है पी से लेकर यहां तक एक बिंदु हम ले लेंगे और इसी को नाम दे देंगे ई। तो यहां से लेकर यहां तक इसके बराबर और यहां से लेकर यहां तक इस पीडी के बराबर, ऐसा हमने रचना में मान लिया। इसके बाद हम डी को ई से मिला लेंगे। तो इस प्रकार हमने यहां पर मिला लिया और यही पूरी की पूरी रचना है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि रेखाखंड पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई है। तो इसी बात को हम रचना में लिख लेते हैं। हाँ, तो ध्यान से देखिए, हमने लिख लिया कि रेखाखंड पी क्यू पर बिंदु डी, ध्यान से देखिए, रेखाखंड पी क्यू पर बिंदु डी और पी आर पर बिंदु ई इस प्रकार हैं कि ए बी, ध्यान से देखिए, ए बी बराबर पी डी, और उसी बात को यहां पर हम लिखेंगे ए बी बराबर पी डी, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4, जो कि 3 तक तो हम पहुंच गए हैं, चौथा ये रहेगा। और लिख देंगे तथा ये जो है ए सी बराबर पी ई, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही आसान है। ए सी बराबर पी ई, इसे हम 5 मान लेते हैं। तो यहां पर देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बारीकी से समझना है। ये जो ए बी सी त्रिभुज है और जो पी डी ई अभी अभी हमने पाया, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम साबित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, इसके लिए हम करते क्या है, यहां पर देखिए कोण ए कोण पी के बराबर, तो ये निश्चित रूप से है। ये जो हमारा समीकरण 1 कह रहा है कोण ए कोण पी के बराबर निश्चित रूप से है। तो एक तो कंडीशन हमको मिल चुकी है। यदि दो भुजाओं को हम आपस में बराबर दिखा देते तो ये सर्वांग सम हो जाते। तो यहां पर देखिए ए बी पी डी के बराबर है, ये हमारा समीकरण 4 कह रहा है, ध्यान से देखिए। और जो ए सी है ये पीई के बराबर है, ये हमारा समीकरण 5 कह रहा है। तो कहने का मतलब हमने उसी कंडीशंस में से एक कंडीशन को पकड़ लिया है। यहां पर दो भुजा और एक कोण, दो भुजा और एक कोण, इन दोनों त्रिभुजों के पाए जा रहे हैं बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम साबित हो गए। तो यहां पर हम नीचे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 4, समीकरण 5 से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई सर्वांग सम हैं। तो हम इसके आगे वाली हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति, और यही सबसे मुख्य होती है। तो आप ध्यान से देखते रहिए, लिखेंगे उपपत्ति। तो जितनी बातों को हमने समझाया कि ए बी सी और पी डी ई को सर्वांग सम साबित करेंगे, किससे, समीकरण 1, 4 और 5 से। तो इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 कम लगा देंगे, 4 व 5 से। तो 1, 4 और 5 सबको मिला के क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि भुजा कोण भुजा, ध्यान से देखिए, भुजा कोण भुजा, यहां पर फिगर में देखिए, भुजा फिर कोण फिर भुजा, ऐसे हम देखेंगे। ये भुजा इस भुजा के बराबर, फिर ये कोण इस कोण के बराबर, फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो इसका मतलब हमें मिला क्या, एस ए एस, और एस ए एस का मतलब होता है भुजा कोण भुजा। आपको थोड़ा सा यहां पर समझ लेना है, एस ए एस सर्वांग समता। तो एस ए एस सर्वांग समता का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म साइड, ए का मतलब एंगल, ध्यान से देखते रहना है, और फिर से साइड। तो इसे हम कहते हैं भुजा, और इसे हम कहते हैं कोण, और इसे फिर कहेंगे भुजा। तो कुल मिलाकर हमें क्या निष्कर्ष मिला, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ए बी सी पी डी ई के सर्वांग सम है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से आप देखते रहिए, ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई। तो ये देखिए बराबर के ऊपर ये समरूप वाला एक चिन्हित कर देंगे, तो हम इसे सर्वांग सम का संकेत कहते हैं। तो ए बी सी सर्वांग सम पी डी ई, और क्यों यहां पर लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो अब देखिए, जब त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई सर्वांग सम साबित हो गए, ए बी सी और पी डी ई सर्वांग सम साबित हो गए, कहने का मतलब इनके प्रत्येक कोण, अर्थात कोण ए कोण पी के बराबर होगा, और कोण बी कोण डी के बराबर होगा, और कोण सी कोण ई के बराबर होगा, और ए बी भुजा पी डी के बराबर होगी, और ए सी भुजा पी ई के बराबर होगी। जैसा कि हम जानते भी हैं ऐसा होगा भी।
और बी सी भुजा डी ई के बराबर होगी। इतनी बातों को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसके नीचे लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई के सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होंगी। और इसी बात को हम यहाँ पर एक लाइन लिख भी लेंगे। तो इसका मतलब कोण ए कोण पी के बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी। ध्यान से आप देखते रहिए। अब चूंकि हमें कोण ए बराबर कोण पी पहले से ही पता है कि समीकरण एक है, तो इसे हम कोई समीकरण नहीं बनाएंगे। इसके बाद क्या है, कोण बी कोण डी के बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी। अब इसे हम कुछ नाम दे देंगे अगला समीकरण। तो हम पहुंचे हैं समीकरण 5 तक, तो हमें मिलेगा अब ये समीकरण 6। अब इसके बाद ये जो कोण C है कोण E के बराबर होगा, तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण E, और इसे हम नाम दे देंगे 7वां समीकरण। देखिए कुल मिलाकर हम आपको निष्कर्ष बता दें कि हम साबित क्या करना चाहते हैं। यदि हम ये साबित कर दें कि DE समांतर QR है, तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय को अप्लाई कर पाएंगे, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। यही इसका मूल जड़ है और यही सबसे मेन बात है। तो हम DE को QR के समांतर कब कर सकते हैं, जब ये कोण D कोण Q के बराबर हो जाए और कोण E कोण R के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि DE QR के समांतर है। तो ऐसा होने भी वाला है कि D Q के बराबर और E R के बराबर। देखिए वहां तक हम पहुंच भी गए हैं, केवल आपको देखने भर की बात है। देखिए ये जो 6 है और ये जो 2 है, 6 और 2 को आप ध्यान से देखिए। यदि हम B के स्थान पर D रख दें तो D बराबर Q, ध्यान से देखिए ऐसा मिल रहा है कि नहीं आपको। और ये 7 को देखिए और 3 को देखिए, तो 7 और 3 को देखिए, तो हम C के स्थान पे यदि E को रख दें, यहां से लाके E को रख दें, तो कोण E बराबर कोण R हमको मिलेगा। तो ये दोनों बातें तो यहां हमको मिल चुकी हैं 6, 7 और 2, 3 से। तो इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 6 से B का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 7 से C का मान समीकरण 3 में रखने पर, और इसी बात को हम यहां पर एक लाइन लिख लेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया समीकरण 6 से कोण B बराबर कोण D समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 7 से कोण C बराबर कोण E 3 में रखने पर। तो अब ध्यान से इसे देखिए, जब हम B के स्थान पर D रख देंगे तो कोण D बराबर कोण Q हमें मिल जाएगा। तो लिख देंगे कोण D बराबर कोण Q, और इस बात को हम मान लेंगे 8वां समीकरण है। और जब कोण C के स्थान पर हम कोण E रखेंगे तो हमें मिलेगा कोण E बराबर कोण R, और इस बात को हम मान लेंगे 9वां समीकरण है। तो समीकरण 8 और समीकरण 9 को आप ध्यान से देखिए। जब D Q के बराबर है और E R के बराबर है, तो एक कक्षा 9 की प्रमेय आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। यदि इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इन दोनों रेखाओं को हम कहेंगे कि ये समांतर हैं। यदि हम इसको L मान लें और इसको M मान लें, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसका मतलब L समांतर M होगा। L समांतर M होगा। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ भी लिया है और सिद्ध भी कर लिया है। तो इसी बात को हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, तो लिख सकते हैं इसलिए DE समांतर QR। तो जिसकी हमें तलाश थी कि DE समांतर QR हमको मिल जाता, तो हम यहां पर थेल्स प्रमेय को लगा देते, तो हमें मिल चुका है। अब हम थेल्स प्रमेय को लगाएंगे और हमारा मामला काफी आसान हो जाएगा। तो यही सब कुछ था जो कठिनाई थी। अब देखिए ये जब DE समांतर QR मिला है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में DE समांतर QR। तो त्रिभुज PQR में DE समांतर QR है, तो इसका मतलब हम नीचे लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय आपने प्रमेय 6.1 में पढ़ ही लिया है। होती क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जाए, तो ये जो रेखा खींची है अन्य 2 भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित करती है, यही थेल्स प्रमेय होती है। तो लिख सकते हैं PD अपान DQ, यह बराबर होगा PE अपान ER। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो यहां ध्यान से देखिए, जहां तक हम पहुंचे हैं PD बटे DQ तक हम पहुंचे हैं। देखिए जो PD है, समीकरण 4 हमको बता रहा है कि हम PD के स्थान पर AB रख सकते हैं।
तो कहने का मतलब यहाँ पर तो हम ए बी रख देंगे तो हमको एक रूप तो मिल जाएगा कि ए बी, लेकिन इसके बटे हमें चाहिए पी क्यू, तो वो पी क्यू तो नहीं मिल रहा है। हम करेंगे क्या कि यहाँ पर पी क्यू को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम अतिरिक्त काम करेंगे, और वो अतिरिक्त काम क्या है कि यदि हम पी डी में डी क्यू, ध्यान से देखिए, यदि हम पी डी में डी क्यू को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा पी क्यू। और ये सिचुएशन कब उत्पन्न होती है कि हम पी डी में डी क्यू को जोड़ दें, यदि हम इसमें एक जोड़ दें तब जाके हमको ऐसी सिचुएशन मिलेगी। थोड़ा सा हम यहाँ मान लेते हैं रफ है, ये हमारे पास है पी डी अपॉन डी क्यू, केवल एक ही बात को हम लेके समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि यदि इसमें हम एक जोड़ दें तो हमें ऐसा मिलेगा ना, पी डी प्लस डी क्यू और बटे डी क्यू। तो ये जो पी डी प्लस डी क्यू है इसे तो हम पी क्यू लिख देंगे ये चित्रानुसार, और ये डी क्यू ज्यों का त्यों रहेगा। तो पी क्यू तो हमें मिल गया, लेकिन बेचारा ये जो पी डी था जिसे हम ए बी लिख सकते थे, ये बेचारा गायब हो गया, और जिसे गायब नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है और आप उसे याद रखिए कि जिसे हमें चाहिए और उसे बचाना है तो उसे हम ले जाके हर में रख देंगे, तब जाके ऐसी कंडीशन को हम करेंगे कि +1 करके ठीक ठाक करेंगे। कहने का मतलब हमें पी डी निश्चित रूप से चाहिए, क्यों? क्योंकि पी डी का एक रूप ए बी है और ए बी हमें उस सिद्ध करने वाले पोजीशन में चाहिए। तो हम पी डी को बचाने के लिए उसको नीचे लेके चले जाएंगे और डी क्यू को ऊपर लेके चले जाएंगे। कहाँ? यहाँ जहाँ हम पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब हम लिखेंगे कि इसका व्युत्क्रम करने पर, इसका जब हम व्युत्क्रम कर देंगे, थोड़ा सा और देख लीजिए, तो ये हो जाएगा डी क्यू पी डी। तो अब इसमें हम जब एक जोड़ेंगे तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा डी क्यू प्लस पी डी अपॉन पी डी। अब देखिए हमारा पी डी सुरक्षित है, इसके स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं, और ये डी क्यू प्लस पी डी को हम फिर से वही पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रॉम फिगर, तो ये हो जाएगा पी डी, और जो हमें चाहिए था इस टाइप का यहाँ पर हमने बचा लिया है। तो अब इस पी डी को हम ए बी लिख सकते हैं, इसका मतलब पी क्यू अपॉन ए बी ऐसा हम लिख सकते हैं। चूंकि पी डी को यहाँ से देखिए हमने ए बी आपको बताया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने एक बार व्युत्क्रम किया तो फिर से हम व्युत्क्रम करेंगे, तो ये हमको मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू हमें चाहिए था, ध्यान से देखिए ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पर एक बार हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे और फिर ले जाके व्युत्क्रम कर देंगे, हमारा मामला सिद्ध हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि ये जो दोनों भाग हमें मिला है इसका हम व्युत्क्रम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, अब आप ध्यान से देखिए, डी क्यू ऊपर चला जाएगा और पी डी नीचे चला आएगा, डी क्यू अपॉन पी डी। तो ये सब क्यों हो रहा है अभी अभी आपने समझ लिया। बराबर लिखेंगे, ये ई आर ऊपर चला जाएगा, अब पी ई नीचे चला जाएगा, ई आर अपॉन पी ई। अब दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देंगे, तो देखिए दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ऐसा हम लिख लेंगे, अब डी क्यू अपॉन पी डी ज्यों का त्यों +1, ई आर अपॉन पी ई ज्यों का त्यों +1, ऐसा हम कर लेंगे। इसके बाद होता क्या है लिख देंगे, या देखिए डी क्यू तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस पी डी का एक में हम गुणा करेंगे तो पी डी मिलेगा, और पूरे के बटे फिर से पी डी मिलेगा, और ये बराबर ई आर ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस पी ई एक का पी ई हो जाएगा, और पूरे के बटे पी ज्यों का त्यों रहेगा। तो डी क्यू प्लस पी डी, फिगर में आप ध्यान से देखिए, डी क्यू प्लस पी डी को हम पूरा पी क्यू कहेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे या, और इसे हमने पी क्यू समझ लिया तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू, और पूरे के बटे पी डी है तो पी डी रहने दीजिए, और ये बराबर ज्यों का त्यों ई आर प्लस पी ई। देखिए ई आर प्लस पी ई बराबर पूरा पी आर, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर, और इसके बटे क्या है पी ई है तो पी ई रहने दीजिए। अब आप समीकरण 4 और 5 को ध्यान से देखिए। हम देखिए पी डी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं और पी ई के स्थान पर ए सी लिख सकते हैं, और लिख भी देंगे। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे या पी क्यू अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन ए सी। तो नीचे लिख देंगे समीकरण 4 और 5 से। तो समीकरण 4 और 5 से ऐसी सिचुएशन यहाँ पर चेंज हुई है। तो हम फिर से लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ए बी ऊपर पी क्यू नीचे, तो हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, और यह बराबर हो जाएगा ए सी ऊपर पी आर नीचे, ए सी अपॉन पी आर। तो यहाँ पर देखिए हम इतना सब कुछ करने के बाद नीचे लिखेंगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर।
हम कब इस सिचुएशन को सिद्ध कर पाएंगे? यहां पर देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ए बी के नाप का हमने पी से डी लिया था, तो ए सी के नाप का पी से ई लिया था। तो यहां पर सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करना है कि बी से एक पॉइंट ए है, तो बी ए के बीच की दूरी को हम यहां से क्यू को केंद्र मानकर यहां तक ले लेंगे, अर्थात बी ए की दूरी हम क्यू को केंद्र मानकर यहां पर एक कटिंग कर लेंगे, और बी सी की जो दूरी है क्यू को ही केंद्र मानकर यहां पर एक कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे एक फिगर जाएगा, ध्यान से देखिए। तो जब इस टाइप का जाएगा तो हम उसे हल करते करते जाएंगे सेम प्रोसेस से, तो हमें मिलेगा कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है, इतना ही करेंगे आपको पूरा का पूरा मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। तो हम इसके नीचे लिखेंगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। हाँ, तो यहां ध्यान से देखिए, थोड़ा जगह हमारे पास कम है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो फाइनली हम इसका रिजल्ट नीचे लिखेंगे, और नीचे हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहां पर लिख लेते हैं, आपके पास जगह रहेगी नीचे लिखिएगा। तो इसका हम फाइनल स्टेट लिखते हैं, अतः ए बी बटे पी क्यू। ध्यान से देखिए, यहां पर हम थोड़ा सा एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लिखेंगे अतः ए बी बटे पी क्यू, ये देखिए पहला, बराबर बी सी बटे क्यू आर, बराबर बी सी बटे क्यू आर, और ये बराबर हो जाएगा ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। इसके बाद हमें एक बात और सिद्ध करनी है, तो हम थोड़ा सा इधर मिटा लेते हैं। ये ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, और समरूप साबित हो भी चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए तीनों कोण, अर्थात ये संगत कोण तीनों आपस में बराबर दिया ही गया था, और हमने क्या यहां पर किया कि ए बी अपन पी क्यू, बी सी अपन क्यू आर, ए सी अपन पी आर, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर साबित कर भी लिया है। दो ही कंडीशन तो होती है कि यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो, ये पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, तो हम उस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, ये देखिए, इसीलिए यहाँ पर हमने छोड़ा, ये तो हमको दिया ही गया था और ये हमने प्रूफ करके लाया। तो इसका मतलब ये जो ए बी सी है इस पी क्यू आर के समरूप है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और इसी को हम कहते हैं एंगल 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 समरूपता, और इसका फुल फॉर्म होता है एंगल एंगल एंगल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रमेय काफी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।